हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोबाइट्स कोडिंग। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्तों से लिए हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर लेना। ठीक है गाइस। तो देखो, ये इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे अच्छे से, तो उनको मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज। ठीक है, रिएक्ट जेएस क्या है और यह अदर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से अलग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें, रिएक्ट जेएस जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और यह फुल फील्ड फ्रेमवर्क नहीं है, और इसको बिल्ड किया गया था यूज़र इंटरफेस के लिए, और यह इसका मेन फीचर है या सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, इसीलिए इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा तो डिमांड भी अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी तो पॉपुलर बनती चली जाएगी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्ट जेएस पे हाई पेइंग जॉब्स हैं और यह मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी है, और इसको आसानी से सीखा जा सकता है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज़ करता है। अब लाइब्रेरी से क्या मतलब रहता है, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी हो गई तो वहाँ पे बुक्स ही बुक्स मिलेंगी, तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट में। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेएसएक्स इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज। ठीक है, जेएसएक्स क्या है रिएक्ट जेएस में और इसका यूज़ क्यों करते हैं। अब देखो, जेएसएक्स स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब एक्सएमएल से क्या रहता है, एक्सएमएल का रूल होता है, जब जो सबसे मेन रूल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसका रूल ये रहता है कि जो भी टैग ओपन हुआ है उसको क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी टैग खुला रह गया या ओपन रह गया, क्लोज नहीं हुआ है, तो एरर आ जाएगी। एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब हम रिएक्ट जेएस में जेएसएक्स लिखेंगे, एचटीएमएल लिखेंगे जेएसएक्स के थ्रू, तो जो है हमको क्लोज टैग ज़रूर क्लोज करना पड़ेगा। तो गाइज अब देखो बता देता हूँ उसकी डिफिनीसन। जावा जेएसएक्स क्या करता है, एक्सटेंशन है रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स का, और इसके द्वारा जो है हम रिएक्ट जेएस के अंदर एचटीएमएल कोड को लिखते हैं और रन कराते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, मेन काम इसका ये है। तो इस प्रकार से आपको इंटरव्यूअर दे सकता है कि ये दो टैग्स के बीच में कुछ कंटेंट लिख के दे देगा, तो पूछेगा इसमें जेएसएक्स कौन सा है, तो आप बताओगे, आपको अगर पता होगा तो बता दोगे, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए हूँ। तो आप जो है ये टैग्स नहीं बताना है आपको, ये है जेएसएक्स, दिस इज डेमो। जो कंटेंट लिखा होता है उसको कहते हैं जेएसएक्स। टैग तो एचटीएमएल का ही है, लेकिन ये जो जेएसएक्स लिखा है, ये दिस इज डेमो, ये हमारा जेएसएक्स है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्चुअल डॉम इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो वर्चुअल डॉम का पर्पस क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि एक्चुअल डॉम क्या होता है, और उससे पहले जानना जरूरी है कि डॉम क्या होता है। ठीक है, डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब डॉम किस लिए वर्क करता है और डॉम क्या होता है, डॉम जो है पूरा एचटीएमएल का पेज हमारा डॉम कहलाता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप कि एचटीएमएल का कंटेंट हमारा डॉम कहलाता है। अब देखो, डॉम हमारा वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये एक्चुअल डॉम की कॉपी होती है, और रिएक्ट जेएस इसी पे वर्क करता है, वर्चुअल डॉम पे। अब देखो, जब भी हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी लोड होगा, ठीक है, रिएक्ट का एप्लीकेशन चल रहा होगा, फिर हमको कंपोनेंट्स में कहीं पे चेंजेस करने रहेंगे, तो हम कंपोनेंट में अपने चेंज कर देंगे। जिस पर्टिकुलर जगह पे हम चेंज करेंगे जिस चीज़ को, ये डॉम पहले वर्चुअल डॉम को चेंज करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि हाँ चेंज हुआ है, उसके बाद ये एक्चुअल डॉम को रिफ्रेश करेगा जाके। तो इसीलिए रिएक्ट जेएस का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वर्चुअल डॉम पे जो कुछ भी लोड पड़ना है पड़ जाएगा, उसके बाद सीधा एक्चुअल डॉम को ये शो कर देगा, इसीलिए जो है इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रिएक्ट कंपोनेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, देखो कंपोनेंट ये होते हैं फंक्शन की तरह होते हैं, जिसमें जो पीस ऑफ कोड होता है, और इसको फंक्शन की तरह रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यह फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ये कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें एकमा स्क्रिप्ट 6 की क्लासेस हों, क्लास कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं,
और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेस ना हो उनको फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं, और React.js इसी को रिकमेंड करता है, और आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशंस में फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए हुक्स का यूज़ करते हैं जो कि React.js प्रोवाइड करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स क्या होता है? देखो, प्रॉप्स के द्वारा जो है हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करते हैं। ठीक है, प्रॉप्स के द्वारा। अब प्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम पास करना पड़ता है हमको डेटा को? जब भी हम एडिट की फंक्शनलिटी करते हैं React.js में, ठीक है, जब CRUD करते हैं तो हमको प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसा डेटा होता है जो यार हमको पेरेंट में, हमने सोचा पेरेंट में पास कर दें और उसको चाइल्ड में एक्सेस कर लें जाके। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रॉप्स को बनाया गया। बाकी इसमें ज़्यादा डेटा हम नहीं भेज सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा भेज सकते हैं। लेकिन हमको जब ज़्यादा डेटा भेजना रहता है तो हम React Redux का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो Redux भी एक जावास्क्रिप्ट का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉप्स। तो प्रॉप्स समझ में आ गई क्या हो गया? पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ किस प्रकार से करते हैं, सॉरी। तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, जहाँ पे कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे, जहाँ पे कंपोनेंट को बना रहे हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट, जहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं वो पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, अब पेरेंट कंपोनेंट में हमने डेटा पास किया, प्रॉप्स का नाम देकर उसके अंदर डेटा दे दिया और उसको चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस कर रहे हैं। तो ये पहले नंबर पे देख लेते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बना लिया, और यहाँ पे प्रॉप्स आपको पास करना पड़ेगा एज अ कॉल बैक। और ये हो गया ये फंक्शन का पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट txt किया है, txt में नाम दे दिया अंशु। ठीक है, और प्रॉप्स का नाम txt, तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स इसको एज अ कॉल बैक की तरह यूज़ किया है, props.txt। अब यहाँ पे क्या शो होगा जब हम रन करवाएंगे इसको? अंशु शो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉप्स को एक्सेस करते हैं।